बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले तकरीबन 1.5 साल के अंदर अगर कोई ऐसा मौका मिला है जहां पर उनके बयानिए की, यानी वो बयानिया जिसमें वो ये कहते रहे कि वो रियासती जबर का शिकार है और उनके खिलाफ रियासत जबर कर रही है, अगर कोई ऐसा मौका मिला तो वो 2 दिन पहले था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि किस तरह अदलिया के मामलात के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेटिव्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहे हैं। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जिसके दूरस्त नताइज आ सकते हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाया गया, इसमें बाकायदा तौर पर एनेक्स्चर्स भी शामिल किए गए और इस खत के अंदर 2 ऐसे खतूत हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन 6 जजेस की जानिब से लिखे गए। अब इस तमाम मामले के ऊपर एक फुल कोर्ट इजलास हुआ। पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई अटॉर्नी जनरल से, सुप्रीम कोर्ट बार के अहदेदारान से, पाकिस्तान बार काउंसिल के अहदेदारान से। फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म को बुलाया जाए, वज़ीर आज़म से बात की जाए। वज़ीर आज़म को बुलाया गया, साथ उनके अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून भी आए। इस गुफ्तगू के बाद फैसला ये किया गया कि एक यकरुकनी एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि तयन करेगा इन इल्ज़ामात का। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, इनका तयन काबीना करेगी और काबीना का इजलास कल यानी 30 मार्च को होगा। सवाल यह है कि अब जो एतराज़ किया जा रहा है और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि किस तरह कोई ऐसी शख्सियत जिस पर बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम हो या कोई ऐसी शख्सियत जो बाकायदा तौर पर एक रियासती जबर की बेनिफिशरी रही हो, वो किस तरह से इस मामले के अंदर इसको एडजुडिकेट कर सकती है, इसके ऊपर कमीशन बना सकती है। ये सवाल अपनी जगह बहुत अहम है। आज रऊफ हसन साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उनकी जो वकला की टीम है उसकी जानिब से तौर पर न सिर्फ इस कमीशन को रिजेक्ट किया गया बनने से पहले ही, बल्कि ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाए। वज़ीर आज़म यकीनी तौर पर इससे खुद को अलहदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये समझती है कि हुकूमत भी धांधली की पैदावार है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जिसके ऊपर वो वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं वो इसी निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या कहा गया, सुन लेते हैं। हम इस खत का तमाशा बनते हुए देख रहे हैं। इसमें एक बंदा जो है जिसको कि इंडाइट किया गया है, वो जिसका नाम है चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस प्रोसेस किए गए, उनकी सरबराही में ये तमाम गंद हुआ है। तो कैसे वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर सकता? तो दूसरा जो बंदों को जिसको सिंगल आउट किया गया है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और तीसरा इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब। तो ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनकी इंडाइटमेंट इस लेटर में की गई है। किसी किस्म की अथॉरिटी इन ऑफिस में, इनके ऑफिस में वेस्ट करना कि ये इंसाफ करेंगे, ये इंसाफ की तौहीन है, ये इंसाफ का कत्ल है। और ये जो तमाशा कल किया गया है 2 दिन फुल कोर्ट बुला और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी रिटायर्ड जज की सुपरविजन में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या एक नामजद मुजरिम, क्या उसको ये राइट है कि वो अपने मुकदमे में खुद ही जज बने? क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए? पीटीआई ने समरली इसको रिजेक्ट किया है कल, और हम हर वो कदम उठाएंगे जिसकी आइन और कानून हमें इजाजत देते हैं। हम ये मजाक नहीं होने देंगे। दिलचस्प खबर यह है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एलामिया सामने आया तो पैराग्राफ 2 के अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि जब तमाम जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो मैं आपके सामने रिप्रोड्यूस कर देता हूं कि कंसेंसस वाज डेवलप्ड अमंग्स द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फुल कोर्ट दैट इन व्यू ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मे होल्ड अ मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन द इश्यूज रेज्ड इन द सेड लेटर एंड द मीटिंग वाज एडजर्न्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, कहा यह जाता है कि मेजॉरिटी ने यह फैसला किया कि बात की जाए वज़ीर आज़म से। अब इसके अंदर हुकूमत खुद घुसी या हुकूमत को बाकायदा तौर पर बुलाया गया, सवाल ये भी है। लेकिन जो तासुर जनाब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब दे रहे हैं उससे तो ये पता लगता है कि शायद ये फैसला भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज साहिबान नहीं किया, या उनकी जानिब से ये तजवीज़ आई कि एक रिटायर्ड जज पर मबनी एक कमीशन बना लिया जाए जो कि इन इल्ज़ामात को इन्वेस्टिगेट करे। नतीजा तो बात की बात है, ये तमाम मामला अपने बनने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है। बदकिस्मती
बदकिस्मत एलिमेंट है, लेकिन ये अपनी जगह मौजूद है। मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनान खान साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वफाकी हुकूमत का दिफा करेंगे इस पूरे मामले पे। हसन रजा पाशा साहब सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और पाकिस्तान बार काउंसिल से भी मुंसलिक रहे, बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं इस मामलात, इन तमाम मामलात को और इनकी हसासियत को भी समझते हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका। जनाब शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं और एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका भी। अब खोसा साहब, इफ आई मे स्टार्ट विद यू एक्चुअली, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट बार का इसके अंदर मौक़िफ़ भी है, कोई भी इसको नहीं करेगा अप्रिशिएट के अदलिया के किरदार के अंदर या अदलिया की वर्किंग के अंदर किसी तरीके से भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच का कोई इंटरफेरेंस हो। बट सवाल यह है कि अगर इस एलामिये को पढ़ा जाए तो इसमें तो कहा जाता है कि जी मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होनी चाहिए चीफ जस्टिस की। अब अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है या वकला बाकी ये कहते हैं कि जी ये मामला दुरुस्त नहीं है, ये यक रुकनी कमीशन भी दुरुस्त नहीं है, तो इसमें हुकूमत घुसी नहीं बल्कि हुकूमत को इनवाइट किया गया और ये भी नहीं कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि इसको छोड़ दीजिए, हम इसको खुद 184(3) में देख लेते हैं, या हम इसको खुद बुलाने की जरूरत ही नहीं थी वज़ीर आज़म को, खुद इसको चीफ जस्टिस को टेकअप करना चाहिए था। अब हुकूमत पर तनकीद इस वक्त आपकी नज़र में जायज़ है या जायज है, कंसिडरिंग कि वो आए और फिर ये नतीजा निकला? देखिए मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मेरी तरफ से सलाम आपके बाकी गेस्ट को भी। ये बहुत ज्यादा संजीदा मामला है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये जो एलानिया फुल कोर्ट का आया, दिस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। What was even more disappointing was the optics, जो pictures नजर आई जहां पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठे हुए थे अपने सीनियर जज के साथ और रजिस्ट्रार साहिबा के साथ, विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द लॉ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल, जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं और जो बेनिफिशरी हैं इस सारी शिकायत के। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जजेस ने बड़े आई सैल्यूट द 6 जजेस जो कि सर्विंग जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये डेयर किया और ये खत लिखा। और ये खत सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ बावर कराने के लिए लिखा कि क्योंकि आपने ये नोट कर लिया है एक केस में कि इस तरह के प्रेशर्स एग्जर्ट किए जाते हैं, और एक जज जिन्होंने इसके बारे में इंदिया दिया था तो उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको निकाल दिया था, तो लिहाजा आप हमें इसका वे फॉरवर्ड बताएं। जब ये बात लीक हो गई और सुप्रीम चीफ जस्टिस की नजर में आ गई तो इनको चाहिए था कि ऑल द टूल्स एट हिज डिस्पोजल, बीइंग द हेड ऑफ द जुडिशरी, ही शुड हैव कंडक्टेड an inquiry. He should have taken this up suo moto. He should have taken this up under Article 184(3). बहुत संगीन इल्जाम है, ये पिछली हुकूमतों पे भी लगते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत हटाने में भी इसी किस्म के इल्जामात लगे। शौकत सिद्दीकी साहब उस वक्त बोले और उस वक्त क्योंकि कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं था, इंक्वायरी नहीं की गई, और आपने देखा कि बाद में एक और हुकूमत के साथ भी वही हुआ जो कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है, इस पे वकला शौक में है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था, दिस इज बैड ऑप्टिक्स, इसको दूर रखते। हुदैबिया पेपर मिल्स में इन्होंने इन्हीं शरीफ साहब को फायदा दिया एक केस में, ऐसे केस में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल को खोला जाए और शहबाज शरीफ उसमें प्राइम एक्यूज थे, और उसको इन्होंने लिमिटेशन की बेसिस पर बंद कर दिया जबकि एक उसका ऑर्डर था। तो ये लोगों को मौका मिलेगा कि वो तनकीद करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब आप बार बार एग्जीक्यूटिव के पास क्यों भाग जाते हैं, सारी दुनिया तो आपके पास आती है। बट आज तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है, आप इंसाफ के कलम हैं। आज कहा गया है कि जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान दोनों अपने ओहदों से मुस्ताफी हों। जो रऊफ हसन साहब की जुमला था या ज़बान थी अबाउट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो बड़ी नामुनासिब थी, उन्होंने टाउट करके उन्हें एड्रेस किया। अब वो एक वफाक के अंदर सबसे बड़ी हाई कोर्ट है इस्लामाबाद के अंदर, उसके चीफ जस्टिस हैं, उनको इस ज़बान से एड्रेस किया गया। क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त डिमांड है कि ये मुस्ताफ़ी हो जाएं क्योंकि इन्होंने वज़ीर आज़म को बुला लिया, क्योंकि इसके ऊपर हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बना रही है, इसलिए? या आपको लगता है कि ये जो कंडक्ट अपनाया गया चीफ जस्टिस की तरफ से
आपके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, वकला बिरादरी के लिए हो सकता है, बट इज इट एनफ टू आस्क फॉर समवन रेजिग्नेशन के लिए? उन्होंने बुला लिया इसलिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं। देखें, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो कि बड़े अपराइट चीफ जस्टिस थे, उनको जब लियाकत अली खान साहब ने मिलने की लिए एक रिक्वेस्ट भेजी तो पहले चीफ जस्टिस ने रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी और उन्होंने कहा कि मेरे पास क्योंकि विफाक के खिलाफ और विफाक के तरफ से बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, तो मैं ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि मैं आपकी तरफ टिल्ट रखता हूं, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगा। हर मुअज़्ज़ब माशरे में अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान डिस्टेंस रखा जाता है, और वो डिस्टेंस इसीलिए रखा जाता है कि ये तासुर ना बने कि जो अदलिया है वो एग्जीक्यूटिव के साथ मिल रही है किसी भी तरीके से। इनफैक्ट अदलिया जो है वो बनाई ही इसलिए गई है कि स्टेट एक्सेसेस से जो लोग दाद रसी हासिल करना चाहते हैं वो अदलिया के पास जाएं। सो ये बहुत एक थोड़ा सा डिफरेंट मैटर था ना इसके अंदर। तो ऐसा तो नहीं था कि इन्फ्लुएंस करने के लिए गए थे वज़ीर आज़म खुद, नहीं, बट इसमें वज़ीर आज़म खुद तो इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं गए थे। उनको जारी बात है चीफ जस्टिस ने ख्वाहिश जाहिर की कि वज़ीर आज़म उनसे मिले, तभी वज़ीर आज़म गए थे। ऑब्वियसली वज़ीर आज़म खुद तो ढेर नहीं कर सकते कोई चीफ जस्टिस के या इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर गेट क्रैश कर जाए। बट मूविंग ऑन, अगर मैं पाशा साहब आपसे पूछ पाऊं कि ये जो हुआ है और जितना आज मैं अलाउ मी टू से गंद पड़ गया है कि बाकायदा तौर पर नाम दिए जा रहे हैं, नेम कॉलिंग हो रही है, बुरे नाम दिए जा रहे हैं, घटिया नाम दिए जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफों का मुतालबा हो रहा है, तो आप भी क्या यही कहेंगे खोसा साहब की तरह के गलत ऑप्टिक्स की वजह से और खामखा प्राइम मिनिस्टर को बुलाने की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बसद एहतराम उनके इस एक्शन ने उनको वल्नरेबल कर दिया है अगेंस्ट ऑल दिस क्रिटिसिज्म, पर्टिकुलरली फ्रॉम पीटीआई कि जी आप तो जो लोग बेनिफिशियरी थे आप तो उनको ही हाथ में सब कुछ दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। सबसे पहले मैं रऊफ हसन साहब ने जो अल्फाज अदा की और जो डिमांड की, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान के वकला कभी भी इस वक्त जो सिटिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज वो मुनासिब नहीं समझते। और हम ये समझते हैं कि इन मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहबान ने जो ख़त लिखा और वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ वो मामला जा रहा है और कमीशन की तरफ जा रहा है, तो उसको कंप्लीशन से पहले इस तरह का पॉलिटिकल बयानिया बनाना और उस पे हाइप क्रिएट करना, उसका नुकसान, जो मकसद है, जो कॉज है, उसको नुकसान पहुंचाना होगा। जो इसका मकसद चाहते थे वो जज साहबान उसकी ग्रेविटी को डिनाए। मैं जब भी ये मामला पोलिटिसाइज होगा तो उसकी ग्रेविटी डिफ्यूज होगी और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे दोस्त उस तरफ लेके जा रहे हैं और असल मकसद फौत हो जाना है। क्या ये अच्छा होता कि ये जरा इंतजार करते, ठीक है, और देखते कि मामला किस तरफ जा रहा है। मुझे ये बताएं, आला तरीन अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट है, वो अपने ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन किसके जरिए कराते हैं? एग्जीक्यूटिव के जरिए कराते हैं। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना कोई जज सिविल जज क्लास 3 से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ना तो मौके पे जाता है, ना ही वहां पे उसके पास कोई ऐसी फोर्स मौजूद है कि वहां पे जाके अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराए। उसने गवर्नमेंट फंक्शनरीज को ऑर्डर करना होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस ने फुल कोर्ट मीटिंग में ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 1-on-1 मीटिंग नहीं की। सीनियर प्यूनी जज उनके हमरा थे, रजिस्ट्रार उनके हमरा थे और चीफ एग्जीक्यूटिव को उन्होंने सामने बुला के उनसे बात की और ये जो प्रपोजल थी फुल कोर्ट की वो उनके सामने। बट भाई साहब इसमें आर्गुमेंट ये है ना कि एक मिनट मुझे दे दे। जी 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 भाई साहब आप कंप्लीट कर लें। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा और जो एलामिया जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सॉरी टू से मैं अर्ज करूंगा
आप उसको गौर से पढ़ें। आप भी माशाल्लाह लॉ ग्रेजुएट है, प्रैक्टिस भी आपने की है, आपकी नजर है कानूनी मामलात पे। उसका जरा वो सेकंड पैराग्राफ पढ़ लें जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की जानब से वजीर आजम को ये कहा कि PLD 2019 पेज 398 जो कि फैजाबाद धरना केस की जजमेंट है, उसका पैराग्राफ 53 पे मनोअन जो है वो अमल दरामद किया जाए। ठीक है, ये है वो रिक्वायरमेंट, ये है वो चीज जिसकी डिमांड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया और चीफ एग्जीक्यूटिव को ये बताया है कि आपने ये करना है। यू आर बाउंड अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने इसकी इंप्लीमेंटेशन करानी है। लेकिन जब आप इसको जाते हैं और सियासी बयानियां बिल्ड करते हैं तो फिर ये चीजें मुमकिन नहीं होगी। आप कमीशन बनने भाई साहब, क्या ये आप भी नहीं कह रहे थे, कि नहीं फरमा रहे थे कि अच्छा होता कि चीफ जस्टिस साहब इसको खुद 184(3) के अंदर रखते और खुद इसके ऊपर बेशक इन कैमरा होती, ओपन कोर्ट होती, ये एग्जीक्यूटिव की तरफ मामला ना जाता। बट क्या आज मौकफ आप समझते हैं कि जो आप भी हो गए ये भी दुरुस्त है? नहीं मुनीब साहब, कल ये एलामिया आने से पहले मेरी जाती राय, मैं कई चैनल्स पे गया और मैंने ये कहा, उन्होंने मुझसे पूछा आपकी तरह आपके भाइयों ने कि आप बताएं कि आप क्या, तो मैंने कहा मेरी जाती राय ये है कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉग्निजेंस ले और इस मामले को टेक अप करे। अभी जो डिमांड आ रही है जी, फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट नहीं बैठेगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो लार्जर बेंच बैठेगा और इतने जजेस रह जाएंगे जो कि एपेलेट कोर्ट के तौर पे बैठेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये कमीशन अपनी फाइंडिंग विद इन 60 डेज दे देता है एज पर मैंडेट गिवन बाय दी कमीशन एक्ट, ठीक हो गया, फिर 184(3) फिर भी इन्वोक हो सकता है, उस पर कोई ममानियत नहीं है। और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) की जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेगी, उसके सामने एक रिपोर्ट आएगी और एक एविडेंस कलेक्ट की हुई होगी उस कमीशन ने, जो कि कमीशन की फॉर्मेशन अब होने जा रही है। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बुराई है। मैं सेनेटर अफनान खान साहब का मौक़िफ़ लेना चाहूँगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत का दिफा वही कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि जो लोग वफाकी हुकूमत के अंदर बैठे हैं वो इमरान खान के हवाले से जितने भी केसेस हैं जिनमें उनको सज़ाएं हुई हैं, उनके डायरेक्ट बेनिफिशरी वो लोग हैं जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठे हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। हम अफनानुल्लाह खान साहब से पूछेंगे कि कैसे यकीन कर पाएगा कोई कि जो इंक्वायरी कमीशन बन रहा है वो आज़ादाना तहकीकात करेगा, और जो इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वाकई उनसे कुछ निकलेगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अफनानुल्लाह खान साहब, आप लोग इमरान खान साहब को धांधली से अभी तो लेटली आपने हरवाया, पहले को केसेस मैनिपुलेट करके जिस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं कि बाकायदा तौर पर रियासती प्रेशर के नतीजे में फ़ैसले करवाए, इमरान खान साहब को जेल में भिजवाया और इतने बड़े बड़े अलकाबात से नवाज रहे हैं आज रऊफ़ हसन साहब, तो आप लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करवाएंगे? आप लोग तो चाहेंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन का कुछ ना निकले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि रऊफ़ हसन साहब ने जो आज एलिगेशंस लगाई हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, वो जो है इंतहाई शर्मनाक है और ये अदलिया पे दबाव डालने के बराबर है। और ये दूसरों को बताते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है और जो है आइन क्या है, कानून क्या है। इनको खुद इस बात का लिहाज होना चाहिए कि आप टीवी पे बैठ के, क्योंकि उन जजों ने साइन नहीं किया उस डॉक्यूमेंट को जिसको आप लोग अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप उनके ऊपर अब मज़ीद दबाव डाल रहे हैं। ये बात इंतहाई शर्मनाक है। अब जहाँ तक बात रह गई कि बेनिफिशरी होने की, देखें बात यह है कि हमारी हुकूमत को आए हुए तो अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं, तो चंद हफ्ते के जो हैं हम जिम्मेदार हैं, उससे पहले 6 महीने के हम जिम्मेदार नहीं है उस पर जो भी होता रहा है। अच्छा, तो उसका हम पे अगर डालना जो है वो मेरा ख्याल है कि गलत बात होगी। फिर ये बात की गई कि ये जो है ये बड़ा जुल्म हो गया जी, ये तो एग्जेक्टिव को देना ही नहीं चाहिए था, ये तो खुद जजों को अपने पास रखना चाहिए था इस मामले को। भाई आप जाके पाकिस्तान कमीशंस एक्ट 2016 पढ़ लें, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत के पास ये अथॉरिटी है कि वो कमीशन बना सकती है जिसके पास एक हाई कोर्ट के बराबर पावर होगी। वो पुलिस को इंगेज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए
और वो जो है किसी को समन कर सकता है किसी भी किस्म के एविडेंस कलेक्शन के लिए या विटनेस के। आपके नजदीक वैसे कि इंक्वायरी कमीशन ये कर पाएगा अफनान साहब, ये जिसको आप कह रहे हैं, हमारी बात है इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत ही होगा, बट सवाल ये है आप कह रहे हैं उसके पास इतना इख्तियार होगा, जो इल्जामात हैं वो तो बसद एहतराम अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ISI ऑपरेटिव्स, जिन का जिक्र किया गया है कि फलाना सेक्टर कमांडर, आपका ख्याल है कि कोई कमीशन इनको तमाम शख्सियात जो भी जिनको एलेज किया गया है इनको बुलाएगा, इनसे बाज़पुर्स कर सकेगा, सवाल पूछ सकेगा, इतना इख्तियार आपके बनाए हुए उस कमीशन के पास होगा? देखिए बात यह है कि हम कमीशन बनाएंगे और ये मेरे अंदाज़ा है कि एक अच्छे जो रेपुटेशन वाले जज होंगे वो उसको हेड करेंगे और सीनियर ऑफिसर्स जो हैं गवर्नमेंट के वो उसके मेंबर्स होंगे। अच्छा जी। अगर फर्ज करें आपकी बात मान ली जाती है, आपकी बात मान ली जाती है क्योंकि आपकी बात में वजन है कि अगर वो नहीं बुलाते तो फिर तो ज़ाहिर है फिर तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी ना, फिर तो सारे पाकिस्तान को नजर आ जाएगा कि कोई इंक्वायरी नहीं है, जज साहबान को भी नजर आ जाएगा, तो मामला जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि इसके अंदर ये बहुत ही एक संजीदा मामला है, इसके ये है ही सारा मामला उनसे रिलेटेड, तो ये कैसे हो सकता है कि इंक्वायरी के अंदर आप उनको बुलाएं ना, अगर आप उनको बुलाएंगे नहीं तो इंक्वायरी कैसे कंडक्ट होगी, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि जो इससे भी आम बात है जिसको प्राचा साहब ने टच किया है, वो जो एलामिया का जो पैराग्राफ है उसके ऊपर लोगों को तवज्जो देने की जरूरत है। वो उन्होंने जड़ को पकड़ा है मसले की बुनियादी तौर पे कि आप वो लेजिस्लेशन लेके आए जिसके तहत जो है ये एजेंसीज का जो सारा का सारा काम है उसको आप आइन और कानून के अंडर लेके आए। ये कि बहुत अच्छी एक सजेशन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ और उसके ऊपर इंशाल्लाह देखिए मेरी अर्ज सुने वैसे अफनान साहब मैं इतना अर्ज कर दूं, देखिए ये 2017 में वाकया हुआ, बदकिस्मत वाकया, फैजाबाद धरना हमारे मुल्क के अंदर कोई काबिल सताइश काम तो हुआ नहीं था, एक बदकिस्मत इंसिडेंट था। उसके बाद जो कुछ हुआ इस डिटेल जजमेंट को भी आए हुए मेरे ख्याल में पाय साहब भी मुझे करेक्ट करेंगे और खोसा साहब भी, काफ़ी अरसा गुजर चुका है। अब जो रिकमेंडेशन जी तो अब उस दौरान से 2019 में आई है तो 5वां साल तो हो गया है। 5 साल के अंदर उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जिससे मैंडेट वाजे हो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का मैंडेट क्या है। बड़ा क्लियर है कि वो ओथ के अंदर तो लिखा हुआ है कि वो किसी और मामले में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन क्या ये कानून साजी इस कमीशन की रिकमेंडेशन पर आपकी हुकूमत ये पार्लियामान करने के लिए तैयार है? वो पार्लियामान जिसके अंदर लीडर ऑफ द हाउस चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब शहबाज शरीफ साहब है और वो स्पेयर हेड करेंगे और बताएंगे कि जी ये मैंडेट है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हमने बता दिया कानून के जरिए। क्या आपको उम्मीद है अफनान साहब? देखिए इंसान को उम्मीद तो अच्छी ही रखनी चाहिए, अगर ये काम होगा तो बहुत अच्छा काम होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सब आप लोग खुश होंगे। अगर ये काम नहीं होगा तो तब भी सबको पता तो चल जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं चलेगा, सारे पाकिस्तान को नजर आ जाएगा ये काम नहीं हुआ। खोसा साहब एक बात है जो अभी पाशा साहब ने बात की है, वो दिल को तो लगती है ना कि कम अज कम इस एलामिये के आखिर में ये तो लिख दिया गया कि भाई वो क्लियर लिखा हुआ है कि आपने कैसे चलना है। तो बड़ा अच्छा है, वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उन्होंने अश्योर किया कि वो डायरेक्टिव इशू करेंगे कि कोई ट्रांसग्रेस ना करे किसी और डोमेन के अंदर, प्लस जो मैंडेट है वो क्लियर हो जाएगा किसी नई कानून साजी से और ये मामला यहां पर सुलझ जाएगा तो अच्छा होता। लेकिन कम से कम जो जबान इस्तेमाल की गई उसको तो बहसियत एक वकील आपको भी कंडेम करना चाहिए। आपके भी सारे बार और जो जज साहिबान होते हैं, बार और बेंच, उनका आपस में ताल्लुक भी होता है, बट कॉलिंग आउट जजेस विद दीज टाइप ऑफ नेम्स, ये तो कंडेमनेबल बात है। वैसे साहब आपको आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं और आपका लीगल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है। देखें एक रिटायर्ड जज जो है ना वो फौज और इदारों और सरकार के पीछे दुम हिलाता हुआ फिर रहा होता है कि उसको नौकरी मिल जाए, कभी कहीं इलेक्शन कमीशन का चीफ लग जाए या कभी कहीं और कहीं लग जाए, तो ये तो सरकार के पीछे भाग रहा होता है रिटायर्ड जज।
उसकी क्या बेचारे की हिम्मत होती है कि वो सरकार के खिलाफ फैसले दे। आप माजी में देख चुके हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जजेस की, मगर यही सिस्टम का बेड़ा गर्क इन्हीं वजूहात से हुआ हुआ है और इसके इफेक्टिव सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये सेनेटर साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट बिल्कुल है 2017 का, मगर जुडिशरी इज अ पिलर ऑफ द स्टेट अलोंग विद द लॉयर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करती है सर हमें, और हमें आप जजेस जो हैं वो सरकार भी इंसाफ के लिए जजेस के पास जाती है। राइट। सरकारों का डिस्प्यूट होता है तो भी वो जजेस के पास जाती है। ठीक, अच्छा, तो ये उल्टी गंगा बह रही है, ये नहीं होना चाहिए। उल्टी गंगा, बट लास्ट बट ये आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट, बट वो कहते हैं इतना इख्तियार एक रिटायर्ड जज के कमीशन के पास होगा ही नहीं, वो किसको बुलाएगा, क्या पूछेगा और क्या रिजल्ट निकलेगा? पाई साहब, मुनीफ साहब 1 मिनट मुझे दीजिएगा जी। आपको याद होगा कि ऑडियो लीक्स पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो उस वक्त की थी, उन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसमें सीनियर यूनियन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर्स थे जी। और उस पे इनकी पार्टी ने बहुत ऑब्जेक्शन किए कि ये कैसे बना दिया, ये क्यों बना दिया, इनको नहीं बनाना चाहिए था, हमसे पूछा नहीं गया, इधर उधर। चूंकि ऑडियो लीक सारी की सारी ताने बाने इधर जा रहे थे, उसमें मैं अब क्या नाम लूं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी थे जो अब फारग हो गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी थे इन्हीं की पार्टी के, बाकी और सारे थे। अब मुझे बताएं कि वो फाइल हुई, एक हमारे मुअज़्ज़ज़ वकील साहब भी थे, वो फिर एक पिटीशन फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट के मखसूस बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया, उसको रोक दिया, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया। अभी तक वो अब अगर उसे एनालॉजी को इधर लेके आए, अब तो भाई उन्होंने जज का कह दिया, क्योंकि आप हाजिर सर्विस जजों पे एतराज कर रहे थे, अब इस पे भी आप एतराज कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मुनीफ साहब, इख्तियार देखना है, छड़ी किसके पास है, इख्तियार किसके पास है। अगर आप सिटिंग मैजिस्ट्रेट से उसके पावर्स वापस ले लेते हैं तो वो कोई चीज नहीं है, और अगर आप वही पावर्स किसी ऐसे बंदे को दे देते हैं जो मैजिस्ट्रेट नहीं है तो वो करना जानता है तो वो करके बताता है। बिल्कुल ठीक है। सीनियर तरीन जज सारे इख्तियार दिए जाएंगे, बिल्कुल ठीक, वो करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब जनाब खोसा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर अफरान खान साहब, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अहम बात यह है कि उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ जिसकी बाज़गश्त आज हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। बात करते हैं ब्रेक के बाद और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर। अब यकीनी तौर पर जो आपने बर्दाश्त किया, जो आपके साथ हुआ, अब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा हुआ है, उसके नतीजे में कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, वज़ीर आज़म भी गए, मुलाकात भी हो गई, अब यकरुकनी कमीशन बनने जा रहा है, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज। अब उसके ऊपर एतराज़ है, बहुत से वकला एतराज़ कर रहे हैं कि ये काम दुरुस्त नहीं है, चीफ जस्टिस को अपने पास रखना चाहिए था ये मामला, जबकि कुछ वकला ये कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एलामिये के मुताबिक जो आखिर में ऑपरेटिव पार्ट है उसमें लिख दिया गया है कि जो फैज़ाबाद धरना केस के अंदर गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक वज़ीर आज़म भी एक्ट करेंगे, लेजिस्लेशन भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि तनाज़ा अभी तक वही है, जो आपके साथ हुआ उसकी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ये जज साहिबान, इन्होंने भी बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये एक रुकनी कमीशन जिसको कोई साबिक जज हेड करेंगे, आपके नज़दीक ये खातिर खां नताइज आएगा? जी मुनीब साहब, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे केस में तो सिरे से कोई इंक्वायरी हुई नहीं जी, तो इसलिए ये मसाइल जो हैं जिसको आप खुद लॉ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एक लिहाज से ये जुडिशरी का रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन है, और इस बुनियाद पर जो मौजूदा जज साहबान ने जो बात की है उसके ऊपर एटलीस्ट ये तो एक हुआ है कि जुडिशरी की तरफ से जो टॉप के स्लॉट पे 2 जज साहबान है वो और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने बैठ के इसके ऊपर किया, और जो जुडिशरी की तरफ से थे उनको पूरी अपनी कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग का मैंडेट हासिल था। तो
एटलीस्ट ये एक शुरुआत तो है। आप अपनी फोरम जो है आप अपनी मर्जी का नहीं चुन सकते, आप जज अपनी मर्जी का नहीं चुन सकते, आप वहां पे इश्यूज अपनी मर्जी के नहीं फ्रेम करवा सकते। ये एटलीस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड है, और जो 2018 में अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 2018 से लेकर अभी 2024 तक ये नहीं हुआ। अब ये अगर होने जा रहा है तो मैं इसको एक मुस्बत जो है मैं इसको एक मुस्बत स्टेप के तौर पर देखता हूं, और मैं ये समझता हूं कि इस के बेहतर नतीजे आएंगे। हमें वेट करना चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखना चाहिए, फिर किन की नॉमिनेशन होती है उसको देखना चाहिए, और उसके बाद फिर हम देखें कि किस अंदाज में वो प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उसके बाद ही कोई रद्द अमल देना चाहिए। और 184(3) तो किसी वक्त भी इन्वोक किया जा सकता है, सुओ मोटो भी हो सकता है, पटिशंस की सूरत में भी आ सकता है, और ये मेरे हिसाब से तो एक अच्छा कदम। अच्छा, अब साहब ये फरमाइएगा, अब बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज किया जा रहा है, बल्कि तनकीद की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब को बड़े गलत अलकाबात से बुलाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। सवाल ये है कि ये वो ख़त के मदरजात आपके सामने हैं, उसके अंदर जो एनेक्स्चर्स मौजूद हैं वो सामने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कॉन्डक्ट हमारे सामने है, फुल कोर्ट रेफरेंस होना, इजलास बुलाया जाना, वकला से बात करना, फिर वज़ीर आज़म से बात करना, सीनियर प्यून जज का उनके साथ होना। क्या ये जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि नहीं इन लोगों पर तो इल्ज़ाम है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो इल्ज़ाम है उनके ऊपर, वो उनको कैसे इस मामले के अंदर रखा गया है, और वो क्या इंक्वायरी के अंदर जाएंगे, और वो क्या शवायद दे सकते हैं। इसी तरह चीफ जस्टिस साहब वज़ीर आज़म के साथ क्यों बैठे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह को। तो आपके नज़दीक ये तनकीद कितनी जायज़ या नाजायज़ है? मुनीब साहब देखिए, हमने तो देखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जाके उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और फिर बहुत सारे जो है वो पर्दे ओढ़कर भी जाते रहे हैं। तो ये तो देखिए, कभी भी पाकिस्तान में आज तक मुझे बताएं कोई भी इशू हुआ हो उस पर सारी कौम इकट्ठी हो गई हो, हर एक को जाहिर है कुछ ना कुछ एतराजात होते हैं, कुछ ना कुछ चीज जो है वो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। और ये आमिर फारूक साहब के अगेंस्ट तो अगर देखें इन्होंने कंप्लेंट फाइल की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, फिर तो मैं समझता हूं कि उस कंप्लेंट को एग्जामिन करने के बाद उसके ऊपर उनके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए। और अगर उनके खिलाफ ये कंप्लेंट की फॉर्म में नहीं है, आप गाइडलाइन सीख कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, जो कि बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं रखती, इसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने टेक्निकलिटीज में पड़े बगैर इस मामले की हसासियत और नजाकत का एहसास करते हुए इसको फुल कोर्ट मीटिंग में रखा, और वहां पर फिर एक इज्तिमाई जो एक मौकफ बना, उसके नतीजे में उन्होंने जुडिशल साइड पे तलब नहीं किया प्राइम मिनिस्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को, उन्होंने एक ये थ्रू अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा, आई बिलीव के कहा होगा कि आए जी इसके मामले के ऊपर बात करें, क्योंकि प्राइमरीली ये आपसे रिलेट करता है, जो भी एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन है वो आपके नीचे आते हैं, तो आप इसके ऊपर एक कोई वे फॉरवर्ड दें। तो फिर उसके बाद अगेन फुल कोर्ट मीटिंग में चीज जो है रखी गई, और उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जो प्रेस रिलीज की सूरत में हमारे सामने आया। तो बाकी तो ये है कि जी के 100% लोग तो अल्लाह मियां से, मैं इसलिए क्योंकि मैंने इस सारे ड्रामा को खुद सहा है, मेरी फैमिली ने सहा है, थोड़ी क्राइसिस सिचुएशन फेस की है, और जब ये कि आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ना हो, आप एटलीस्ट ये तो हुआ है कि एक फोरम है जहां पर ये जज साहबान जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, और जो भी इनके पास एविडेंस है ये उसको वहां पर प्रोवाइड करेंगे, तो एटलीस्ट तवक्को रखनी चाहिए कि इससे बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस रिटायर्ड शौकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम मामला है, अभी इसकी गिरें खुल रही हैं, आगे जाके देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।